हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे मास्टर कैडर से रिलेटेड जो फिजिक्स के एमसीक्यूज जो कि पेपर के अंदर आ सकते हैं। इस टाइप के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। या तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। नहीं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ ईटीटी के जो सेकंड पेपर उसका जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस। ठीक है। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि द रिएक्शन, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन हमारे पास गिवन है, इज फॉरबिडन बिकॉज ऑफ। ये क्यों फॉरबिडन है, क्या रीजन है कि ये जो रिएक्शन है ये अकर नहीं हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादातर मतलब हम पढ़ चुके हैं कि लाइक इसके अंदर जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, ये सब जो है कंजर्व रहता है। जो चीजें जो कंजर्व नहीं रहती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, वो ये है लाइक लेप्टॉन नंबर चेक करना होता है हमें, बैरियन नंबर चेक करना होता है, इसके अलावा स्ट्रेंजनेस चेक करनी होती है ना, ये सब चीजें हमें चेक करनी होती है। ये सब चीजें कंजर्व ना रहने का थोड़ा लाइक रहता है कि हाँ ये चीजें कंजर्व नहीं हो सकती हैं शायद। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, उसको चेक करने का कुछ खास जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो कंजर्व रहती हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्शन स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो अब देखो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से है। तो हम इसमें देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकेला एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे देखो एक बेरियन नंबर कंजर्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बेरियन नंबर कंजर्वेशन चेक कर लेते हैं। तो या p प्लस पाई नेगेटिव से न्यूट्रॉन प्लस पाई जीरो। ठीक है। तो या हम्म, तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो बेरियन नंबर होता है वो 1 होता है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम म्यून्स के लिए चेक करें तो इसके लिए हमारे पास, पायोन्स के लिए चेक करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके लिए भी 1, इसके लिए भी 0। ठीक है। तो बेरियन नंबर जो हमारे पास पाई नेगेटिव और पाई जीरो। ठीक है, यानी कि पायोन्स के लिए हमारे पास 0 हो जाता है, क्योंकि ये क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से बने होते हैं। ठीक है। तो या पाई भी जोन्स बोला जाता है बेसिकली इनको। तो अभी हमारे पास जो बेरियन नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी जो है वो कंजर्व्ड है। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो बेरियन नंबर है वो भी कंजर्व्ड रहेगा। तो ठीक है, बेसिकली तो इन तीनों में से जो कोई भी चीज़ है वो नहीं यहाँ पे दे रखी जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको फॉरबिडन कहा जाए। तो इसका जो फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ अबव। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है द क्वार्क्स आर सपोज टू एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ फ्लेवर। जो क्वार्क्स हैं उनके पास कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं, फ्लेवर्स इन द सेंस कि क्वार्क्स की बेसिकली टाइप पूछी गई है। तो हमें पता है कि 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, है ना। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क। ठीक है। देन चार्म एंड स्ट्रेंज। ठीक है। तो 6 तरह के हमारे पास क्वार्क्स होते हैं, 6 फ्लेवर्स के क्वार्क्स होते हैं। तो इसका जो फिर करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 तरह के क्वार्क्स होते हैं, 6 फ्लेवर्स के क्वार्क्स होते हैं। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन द क्वार्क मॉडल द प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 u क्वार्क्स, u मतलब अप क्वार्क, while the neutron is made up of 2 up quarks and 1 down quark, 2 up quark and 1 down quark। तो यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि बताओ ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, फॉल्स है, पार्शियली ट्रू है या नन ऑफ दीज है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कम्प्लीटली फॉल्स है, कोई पार्शियली ट्रू नहीं है, कम्प्लीटली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यूयूडी होती है, यानी कि 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। सिमिलरली जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है, 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है। ठीक है। तो यहाँ इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन अगर न्यूट्रॉन का भी सही दे रखा होता तो हम पार्शली ट्रू बोलते, पर यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का ही जो है वो रॉन्ग है।
दो डाउन क्वार्क्स एंड एक अप क्वार्क है न्यूट्रॉन का भी। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, डेट इज फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिनो इज रॉन्ग, इनमें से जो कौन सी स्टेटमेंट है रिगार्डिंग न्यूट्रिनो वो गलत हो जाएगा। तो हमारे पास हमें पता है कि जो न्यूट्रिनो है वो चार्जलेस पार्टिकल है, उसकी जो स्पिन है वो हाफ है, उसका जो रेस्ट मास है वो 0 है। ये न्यूट्रिनो की जो है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। न्यूट्रिनो हैज अ स्पिन ऑफ हाफ, तो ये चीज जो है करेक्ट है। 0 रेस्ट मास भी करेक्ट है। न्यूट्रिनो डज नॉट इंटरेक्ट विद द मैटर, ये भी करेक्ट है। मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, इंटरेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि वो चार्जलेस होता है। तो न्यूट्रिनो हैज अ चार्ज इक्वल टू 1.6, नहीं, ये न्यूट्रिनो के पास जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम नहीं होता है, ठीक है। तो इस मतलब उन्होंने पूछा है कि रॉन्ग कौन सी स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग डी वाली है। तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की डी। जो डी वाला ऑप्शन है ये जो है वो सही नहीं है। न्यूट्रिनो जो है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से वो मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करवाता ना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जो रॉन्ग है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास द थ्योरी गवर्निंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स बेस्ड अपॉन द क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज, तो कौन सी थ्योरी है जो हमारे पास क्वार्क्स के बेसिस के मतलब क्वार्क्स को एक्सप्लेन कर रही है फ्रॉम द क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो वो जो थ्योरी है उसका जो नाम है वो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स जो है वो क्वार्क्स के बेसिस को जो है सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा इसके लिए। देन नेक्स्ट है हमारे पास द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑब्वियसली यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो जो वेवलेंथ मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है वो किसके ऊपर डिपेंड करे, डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एसोसिएटेड विद इट, does not depend upon the charge associated with it, depends upon the medium in which the particle travels, it is not defined by the above, यानी कि none of above। तो हमारे पास क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, और यू कैन से कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो हमारे पास जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो कुछ इस तरह से है। तो देखो एच एस प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज द मोमेंटम जो कि मास और वॉल्यूम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो चार्ज उसका तो कोई नाम ही नहीं है ना ही कोई मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एसोसिएटेड विद इट। तो चार्ज उसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, ठीक है। तो जो पी है वो मोमेंटम है, अगर यहाँ पे कुछ मोमेंटम से रिलेटेड या मास या वॉल्यूम से रिलेटेड आता तो हम कह सकते थे, तो इट डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज जो फ्यूजन रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है। क्यों, न्यूक्लियर ब्रेकअप एट हायर टेम्परेचर, एटम्स गेट आयोनाइज्ड एट हायर टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम्स रिपल्शन, या फिर मॉलिक्यूल्स ब्रेकअप एट हाई टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन। देखो जो हमारे पास दो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जुड़ना, दो न्यूक्लियाई जुड़ के लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके एक बिगर न्यूक्लियाई बनाते हैं, एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो देखो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करना, इन दोनों को फ्यूज करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज इनकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है, कूलम्स रिपल्शन होती है दो न्यूक्लियस के बीच में, वो जो चीजें हैं उस वो एक दूसरे क्लोज आ ही नहीं पाएंगे, है ना। वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमें न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है तो हम उन दोनों को एक दूसरे के क्लोजर लाना पड़ेगा, लेकिन वो एक दूसरे के क्लोजर आ ही नहीं पाएंगे अगर मतलब कम एनर्जी के ऊपर, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें हायर एनर्जी देना पड़ता है उसको, ताकि वो कंबाइन कर सके, ताकि वो फ्यूज कर सके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सके। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो रहेगा काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम द कूलम रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, यानी कि वो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी हो जाती है ताकि वो उन दोनों की कूलम रिपल्शन के बीच में जो रिपल्शन है उस चीज को ओवरकम कर जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ न्यूक्लियस, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, emits one alpha particle, two beta particle, the resulting nucleus is, जो रिजल्टिंग न्यूक्लियस है यानी कि ये हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियस है, उसमें से एक बार जो है अल्फा मिशन हुआ और दो बार बीटा मिशन हुआ है, ठीक है। तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस कौन सा होएगा। देखो यहाँ पे अब अगर कई लोगों को डाउट आएगा कि यहाँ पे जो बिटा एमिशन बताया गया है, अब यहाँ पे जो बिटा एमिशन है वो हम इलेक्ट्रॉन से ही लेंगे,
पॉजिट्रॉन से नहीं लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला होता कि यहाँ पे जो है बिट्टा पॉजिटिव एमिशन से हुआ है, ठीक है, बिट्टा पॉजिटिव एमिशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे बिट्टा पॉजिटिव वाला एमिशन कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि एक बार अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है और 2 बार बिट्टा पार्टिकल एमिट हुआ है, तो जो बिट्टा पार्टिकल है उसको हम इलेक्ट्रॉन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। इसमें एक और चीज जो है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है पर्टिकुलर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अल्फा एमिशन हुई है। जब अल्फा एमिशन होती है, ठीक है, जब अल्फा एमिशन हुई है हमारे पास, यानी कि हीलियम 2 4 अल्फा पार्टिकल को इस तरह से लिखा जाता है, तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है ना, एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास और जो मास नंबर है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, एटॉमिक नंबर और मास नंबर के अंदर चेंजेस आते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास अल्फा डिके के अंदर कुछ इस तरह से हो जाएगा, m-4 और n-2, है ना, सेट करने के लिए इक्वेशन को जो है न्यूट्रल करने के लिए हमारे पास ये हो जाएगा m-4 n-2, यानी कि एटॉमिक नंबर में तो 2 की डिक्रीजमेंट हुई है, जबकि मास नंबर में 4 की डिक्रीजमेंट होती है। तो ये याद रखना कि अल्फा पार्टिकल जब एमिट होता है किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के अंदर, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक नंबर बाय 2 डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर बाय 4 डिक्रीज हो जाता है, इन ऑर्डर की हमारे पास जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहे, ठीक है, बैलेंस रहे बेसिकली। तो यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से एक अल्फा पार्टिकल एमिट होना है, एक अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। अब वो कह रहे हैं कि 2 बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर डॉटर न्यूक्लियाई में से 2 बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं। तो बेसिकली 2 डॉट, जब हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होता है ना, तो हमारे पास जो मास नंबर है वो तो सेम ही रहता है, मास नंबर जो है वो तो सेम ही रहता है, जबकि जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर डिक्रीज 1 की इंक्रीजमेंट होती है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज बाय 1 होता है। तो अगर एक बार हमारे पास, चलो वाई से लिख लेते हैं, अगर एक बार इसमें बीटा एमिशन हुआ, मास नंबर सेम रहा, एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1, यानी कि उसके अंदर एडिशन होगी, तो ये हमारे पास क्या रह गया, m-4 और n-1, सॉरी n है यहाँ पे, n-1, ठीक है। और अगर एक बार और एमिशन होगा, 2 बार होना ना बीटा पार्टिकल का, अगर एक बार और एमिशन होगा तो मास नंबर फिर से कंजर्व्ड रहेगा m-4 ही, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 1 की इंक्रीजमेंट हो जाएगी, तो n-1 + 1 इज 1, n मतलब कोई भी नहीं रहेगा, सेम पार्टिकल रह जाएगा, तो हमारे पास m-4 नीचे n। तो जो हमारा रिजल्टेंट डॉटर न्यूक्लिया है वो कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट जा रहा है, तो यहाँ इसका जो ऑप्शन सी रहेगा फिर वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज m-4/n इंटू जो भी सेट है, ठीक है। तो ये याद रखना है, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्फा पार्टिकल एमिट होगा तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस आएंगे, बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, बस ये चेक कर लेना है हमें। या अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इन द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस द नेगेटिवली चार्ज एमिटेड बीटा पार्टिकल्स एज, वो कह रहे हैं ये बीटा पार्टिकल्स हैं, वो कह रहे हैं कि जब रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेसेस होते हैं तो जो नेगेटिवली चार्ज एमिट हुआ है, रेडियो एक्टिव डिके में हम कहते हैं ना कि नेगेटिवली चार्ज जो है बीटा पार्टिकल जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस की रिएक्शन में से एमिट हो गए, यानी रेडियो एक्टिव डिके के अंदर एमिट होते हैं। तो वैसे तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता बाय सर्टेन रीजंस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फिर भी वो न्यूक्लियस से कैसे एमिट हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बीटा पार्टिकल है इट इज इलेक्ट्रॉन ना, बीटा नेगेटिव पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन फिर वो न्यूक्लियस में से कैसे एग्जिस्ट न्यूक्लियस में से कैसे एमिट हो रहा है अगर वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट ही नहीं करता तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो ये तो इनकरेक्ट है, हमने पढ़ा है कि नहीं एग्जिस्ट कर सकता। द इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स inside the nucleus, the electron produced as a result of collision between the atoms, atoms के बीच में तो collision से नहीं हुआ, the electrons orbiting around the nucleus, ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन
इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन फिर एमिट कैसे हुआ, वो तो न्यूक्लियस की रिएक्शन है। तो ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सही नहीं रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एक दूसरे में डिके होते रहते हैं, डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स के डिके होने चाहिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होते रहते हैं। तो हमारे पास जो है उस प्रोसेस के दौरान, उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास जो है बीटा पार्टिकल्स, उस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और जैसे ही वो बनते हैं न्यूट्रॉन्स जो है डिके होते हैं, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो साथ के साथ जो है न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं, न्यूक्लियस से एमिट हो जाते हैं, तब हमारे पास बीटा पार्टिकल्स जो है एमिशन होते हैं बीटा पार्टिकल्स की। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स बिहेव्स एज अ वेव, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है वो एज अ वेव कैसे बिहेव कर रहे हैं, दे कैन प्रोड्यूस आयन इन गैस, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टिकल्स भी आयन प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव नेचर इससे कुछ एसोसिएटेड नहीं है किसी चीज का, तो वेव नेचर डाइफ्रेक्शन से, दे कैन बी डाइफ्रेक्टेड बाय अ क्रिस्टल, है ना, वेव नेचर जो है वो डाइफ्रेक्शन या फिर इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना है। तो इन तीनों में से कुछ भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को, जबकि ए ऑप्शन दे कैन बी डाइफ्रेक्टेड बाय अ क्रिस्टल ये एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो वेव है उसका फिनोमिना है कि वो डाइफ्रेक्शन शो कर सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन, काइनेटिक एनर्जी जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑप्शन इसका है फ्रीक्वेंसी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमें पता चल रहा था, लेकिन अगर इसके अलावा भी हम करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी वाला ऑप्शन है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ही रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ इज इक्वल्स टू एच न्यू, जो फ्रीक्वेंसी है वो एनर्जी के साथ रिलेटेड है, तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से पता चलता है, और फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के अंदर हमने वो फॉर्मूला लाइक जो है बताया भी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डबल्ड, अगर हम किसी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो डबल कर दे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, एच बाई पी, अगर इसको डबल कर दे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये हाफ हो जाएगा, अगर उसको डबल कर दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जो हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा फिर वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बिकेम्स हाफ्ड। ठीक है, अभी हमारे यहाँ जो है ना ईटीटी के जो बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट बैच हमारा लाइक ऑफलाइन कोचिंग के लिए जो स्टार्ट हुआ है ईटीटी का फर्स्ट बैच ऑफलाइन कोचिंग के लिए, और खैर ऑनलाइन कोचिंग भी दी जा रही है, बट ऑफलाइन कोचिंग का जो फर्स्ट बैच है वो ईटीटी का स्टार्ट हो चुका है। तो लाइक ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है और ऑफलाइन कोर्स भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन कोर्स के लिए अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल करें, लेकिन अगर ऑफलाइन के लिए अगर आपको इंक्वायरी है तो ये गिवन नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी लाइक पूछ सकते हैं, आपके जो भी रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, वो सब आपको क्लियर कर दिया जाएगा। या अभी इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑर्डर की आपको सारी इन्फॉर्मेशन पेपर के रिगार्डिंग, आपके पेपर के रिगार्डिंग टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आप अपना नेम, आप कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी सिटी, आप मेल या फीमेल मार्किंग करके आप ये गिवन नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना। तो या अभी नेक्स्ट है हमारे पास इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वेवलेंथ ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ दे रखी है इतनी, इफ द फोटोन एनर्जी फॉर अ वेवलेंथ ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम विल बी। अब वो कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है, एनर्जी जो है हमारे पास इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग इतनी दे रखी है, तो फोटोन एनर्जी निकालनी है कि 4000 एंगस्ट्रॉम, जो 4000 की वेवलेंथ है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ इस तरह से बनेगा। देखो हमें पता है एक फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू एच न्यू, ये हमने अभी पढ़ा। तो बेसिकली हमें एनर्जी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, सॉरी, एनर्जी निकालनी है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो एनर्जी जो है वो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है, एनर्जी निकालनी है और वेवलेंथ दे रखी है, तो एनर्जी वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू हमारे पास क्या होता है सी बाई लैम्डा, E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, E1 हमने बेसिकली E1 दे रखा और E2 निकालना है। E1 इज इक्वल्स टू H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, यहाँ पे लैम्डा 1, और E2 इज इक्वल्स टू H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा
λ2। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों की रेशियो ले लेंगे, E1/E2 इज इक्वल्स टू hc बाई λ1 इंटू λ2/hc। hc से hc कैंसिल हो जाएगा, तो E1/E2 इज इक्वल्स टू λ2/λ1। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें E2 फाइंड आउट करना है, तो E2 फाइंड आउट कर लेंगे बस यहाँ से। इस ये पर्टिकुलर हमारे पास रेशियो आ गई है, ये देखिए कुछ इस तरह से। λ2 को E2 को सब्जेक्ट बनाओ, E2 उधर चला जाएगा, E2 इक्वल्स टू λ1/λ2 इंटू E1। λ1 की वैल्यू पता है 6000 आंगस्ट्रॉम है, λ2 की वैल्यू पता है 4000 आंगस्ट्रॉम है, E1 की वैल्यू पता है 3.32 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स है। इन सभी की वैल्यूज को पुट करो, हमारे पास जो E2 है वो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी की वैल्यूज पता है, सिर्फ और सिर्फ जो है हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये देखो λ1 हमारे पास क्या है 6000, ठीक है, देन हमारे पास λ2 क्या है 4000, E1 हमारे पास क्या है 3.32 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है अब, और हमारे पास 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, लाइट वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है जिसका, फॉल्स ऑन अ फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस, किसी फोटो सेंसिटिव सब्सटेंस के ऊपर भेजा, यानी कि जिसमें से फोटोन्स का एमिशन हो सकता है, हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। अभी हमें वर्क फंक्शन दे रखा है और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो वर्क फंक्शन क्या होता है, हमारे पास हमें पता है कि जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हम इंसिडेंट कराते हैं वो दो तरह के अंदर यूटिलाइज होती है। जो हमारे पास एच न्यू है वो दो तरह के अंदर यूटिलाइज होता है, एक तो वर्क फंक्शन में जिसको डब्ल्यू नॉट या फिर फाई नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यू कैन से इसको फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क फंक्शन मतलब इंटरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और एक पर्टिकुलर एटम। हमें पता है कि जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे ही बाहर नहीं निकल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कुछ इस तरह से होता है, ये पर्टिकुलर एटम्स होते हैं जो कि, और इनमें जो होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पर्टिकुलर एटम के अंदर जो है इंटरेक्शंस होती हैं। तो जो हम इसके ऊपर अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, से एच न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट कराते हैं, तो वो दो तरह से यूटिलाइज की जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉन और इस पर्टिकुलर एटम की इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए, और जब भी बाहर आएगा तो इसको एज अ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। तो वर्क फंक्शन क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन और इस पर्टिकुलर एटम की इंटरेक्शन को ब्रेक करना, दैट इज वर्क फंक्शन कहलाता है। तो ये जो एच न्यू है ये दो तरह से यूटिलाइज हुई है, एक तो वर्क फंक्शन और एक काइनेटिक एनर्जी, जिसको हाफ एम वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे वी नॉट है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रोसेस के अंदर हमने पढ़ा था, या हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई ई। ठीक है, तो अगर हमें हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि मास भी नहीं पता, वॉल्यूम वेलोसिटी भी नहीं पता, कुछ ऐसा सच नहीं पता, तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती है तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेंगे आराम से ना। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पता चल जाती है तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रही हूँ ना, ये कहाँ से आए हैं, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक पढ़ा था वहां से ये ड्राइव किए गए हैं बेसिकली। ठीक है, तो ईवी नॉट और हाफ एम वी स्क्वायर जो है, जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ई हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से, हाफ एम वी स्क्वायर सब्जेक्ट नाउ इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, दैट इज वर्क फंक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू कितना देगा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें दे ही रखी है, जस्ट अ सेकेंड, वर्क फंक्शन हमारे पास। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, एच हमारे पास कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में तो वेवलेंथ है, तो इसको सी बाय लैम्डा के फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है। सी भी कांस्टेंट है 3 × 10⁸, एच भी कांस्टेंट है प्लस का 6.63 × 10⁻34 इसकी वैल्यू होती है, और लैम्डा हमारे पास 4000 आंसर दे रखा है। इस सब चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है। वर्क फंक्शन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इस सब चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा, ठीक है। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। उसके बाद जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास क्या है, वी नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे पुट करो, ई एज इट इज, ई से ई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम वोल्ट में चेंज करेंगे तो क्योंकि ई और ई की वैल्यू सेम है ना, 1.6 × 10 समथिंग, ठीक है। तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसका फिर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.1 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बस कैलकुलेशन अपने आप, सिंपलेस्ट फॉर्म है इसके अंदर, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन अ मेटल विद द वर्क फंक्शन, इसके अंदर भी हमें मतलब दिया हुआ है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल व्हेन अ मेटल with work function of 0.6 electron volt illuminated by the light of 2 electron volt will be, अब इसके अंदर भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। उसको वर्क फंक्शन दे रखा है, वर्क फंक्शन दे रखा है 0.6 illuminated with the light of energy, अब यहाँ पे सीधा एनर्जी दे रखी है तो और भी इजी हो जाएगा। देखो बेसिकली जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है, जो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई ई, अभी अभी हमने पीछे किया। तो देखो, और काइनेटिक एनर्जी हम अब फॉर्मूला से काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से कैसे निकाली हुई, एच न्यू माइनस फाई नॉट, तो यहाँ पे क्या है, एच न्यू इज एनर्जी माइनस फाई नॉट। अब देखो यहाँ पे जो है सीधा एनर्जी दे रखी है, एनर्जी कितनी दे रखी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो डायरेक्टली पुट करो, और 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे दे रखा है वर्क फंक्शन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वापस आएगा 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। बस उसको ना इसके अंदर पुट, काइनेटिक एनर्जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाले फॉर्मूला के अंदर पुट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई से ई कैंसिल हो जाएगा, तो वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4 वोल्ट्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1.4 वोल्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, if the radioactive decay constant of radium is इतना per year, then its हाफ लाइफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिके कॉन्स्टेंट रेडियम का इतना दे रखा है, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, तो हमारे पास हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव डिके यानी कि लैम्डा से कैसे रिलेटेड है, कुछ इस तरह से है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई लैम्डा, ठीक है। अब उन्होंने पूछा देन हाफ लाइफ ही पूछा हुआ है, तो बस वैल्यूज पुट कर देनी है, 0.693 डिवाइड बाय 1.07 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6476 ईयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो कह रहे हैं सर्टेन रिडक्टिव एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ जो है वो 20 ईयर्स दे रखा है, हाफ लाइफ 20 ईयर्स दे रखा है। इफ वी हैव अ ब्लॉक विद 10 ग्राम ऑफ एलिमेंट इन इट, अगर हमारे पास वो 10 ग्राम का एलिमेंट है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वो 2.5 ग्राम का ही रह जाएगा, उसका जो हाफ लाइफ है वो 20 ईयर्स है, तो और है वो 10 ग्राम, वो कह रहे 2.5 ग्राम जी टू ऑफ द एलिमेंट इन ब्लॉक, 10 ग्राम वो है, उसका हाफ लाइफ 20 ईयर्स दे रखा है, तो वो कितने टाइम के बाद 2.5 ग्राम हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो फॉर्मूला से सॉल्व करो, या इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे है, अब देखो 10 ग्राम का एलिमेंट है, उसका हाफ लाइफ 20 ईयर्स है, तो 10 ग्राम का एलिमेंट जो है वो हाफ ईयर में, मतलब उसका हाफ लाइफ टाइम में कितना हो जाएगा 5 ग्राम, और 5 ग्राम के बाद उसको दोबारा से अगर हम हाफ लाइफ चेक करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2.5 ग्राम, और यही हमें चेक करना है कि 2.5 ग्राम कब होगा, यानी कि उसने एक हाफ गुजारा एंड देन उसके बाद फिर एक हाफ लाइफ गुजारा, मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद वो 2.5 ग्राम हो जाएगा, 2 हाफ लाइफ के बाद वो 2.5 ग्राम हो जाएगा, और वो कह रहे हैं कि कितने ईयर्स लगेंगे, यानी कि 2 हाफ लाइफ के बाद 2 ग्राम हो जाएगा, तो 1 हाफ उसका 20 है, 1 हाफ उसका 20 ईयर्स है, तो 2 हाफ कितना हो जाएगा 20 इंटू दैट इज 40 ईयर्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो रहेगा 40 ईयर्स, ठीक है। 40 ईयर्स उसका जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये तो था शॉर्टेस्ट ट्रिक, लेकिन अगर हमें इसको लाइक फॉर्मूला से ही करना है
वैसे तो ये ट्रिक सही है, लेकिन अगर फॉर्मूला से अगर ये नहीं याद रहता तो फॉर्मूला से करें तो कैसे है। तो टी हाफ सर्टेन सब्सटेंस का हमारे पास 20 ईयर दे रखा है, ठीक है। एन नॉट यानी कि इनिशियली वो कितना है 10 ग्राम, उसने होना कितना है 2.5 ग्राम का हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरह से होता है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन डिवाइड बाय एन नॉट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। बेसिकली टी ही निकालना है हमें तो देखो यहाँ पे क्या है, एन डिवाइड बाय एन नॉट को लिख दो यहाँ पे, यानी कि 10 डिवाइड बाय 2.5 डिवाइड इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो बस टी हाफ बेसिकली हमारे पास दे रखा है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, टी हाफ को नीचे भी तो लाना है ना सॉल्व करने के लिए, तो बोथ साइड लॉग ले लो, एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, लॉग ऑफ 10 बाई 2.5, यहाँ पे जो है वो लॉग लॉग से एक्सपोनेंशियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, माइनस ऑफ लैम्डा टी रह जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है, ये एन जो है वो 2.5 ग्राम है, तो ये थोड़ा शफलिंग करना पड़ेगा, एन जो है वो 2.5 ग्राम है ना, और एन नॉट 10 है, एन जो है वो 2.5 है एंड एन नॉट इज 10.5 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन भी आ गया, तो नेगेटिव साइन को क्या है चेंज कर देंगे, अगर कुछ इस तरह से जो है, t इक्वल्स टू -1/λ log ऑफ 2.5 डिवाइड बाई 10, अगर माइनस है यहाँ पे तो उसको हम लॉग के अंदर ले जाएंगे तो शफलिंग हो जाएगी ना, t इज इक्वल्स टू 1/λ log ऑफ 10/2.5, बस नेगेटिव साइन जो हमारा यूटिलाइज हो गया। अब देखो लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, है ना, लैम्डा टी हाफ से कुछ इस तरह से रिलेटेड है, 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू है 20, ठीक है। 0.693 बाई टी हाफ वो कुछ इस तरह से है, एंड log 10/2.5 इसको भी सॉल्व कर लो, और यहाँ से क्या है 20/0.693 डिवाइड बाई log ऑफ 10.5, अब log 10/2.5 log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाओ, इसको सॉल्व करो, ठीक है, और 20/0.693 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से जो t है वो 40 ईयर्स ही आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, पेपर के अंदर हम इतना टाइम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं इस छोटे सी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो चीज़ याद रखनी है वो यही है कि थोड़ा सा इसको सोच के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगा उसको, ठीक है। तो या नेक्स्ट है हमारे पास, एमिशन ऑफ बीटा रेज इन द रेडियो एक्टिव डिके रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ, हमने वो कह रहे हैं कि बीटा रे के अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके होता है, जो बीटा रे का रेडियो डिके होता है उसमें क्या चेंज होता है, तो हमें पता है कि उसके अंदर क्या, मास मास बट नॉट इन चार्ज, चार्ज बट नॉट इन मास, बोथ मास। अब देखो मास नंबर जो है वो हमारे पास वो सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज बाय 1 होता है, ठीक है। मास नंबर रिमेन्स सेम बट एटॉमिक नंबर में चेंजेस होते हैं, अगर हम बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव दोनों की अलग अलग बात करें तो उसके अंदर जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अगर बीटा नेगेटिव डीके की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर में इंक्रीजमेंट होती है बाय 1, अगर बीटा पॉजिटिव डीके की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास डिक्रीजमेंट होती है 1, ठीक है। तो यहाँ एटॉमिक नंबर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो जाना है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होना यानी कि चार्ज का चेंज होना, तो चार्ज बट नॉट द मास, इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, चार्ज बट नॉट द मास। नेक्स्ट हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डिबाय थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट एट वेरी लो टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, डिबाय के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक हीट थी वो टेम्परेचर के, जो स्पेसिफिक हीट थी वो टेम्परेचर के क्यूब के साथ वेरी कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टेम्परेचर, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास एट विच टेम्परेचर अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव स्लाइटली एज ए कंडक्टर। तो प्योर सेमीकंडक्टर जो है कब कंडक्टर की तरह स्लाइटली कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू हो जाए, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे ज्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो वो कंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर के अंदर ही इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एट हाई टेम्परेचर जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है वो स्लाइटली कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल्स वेव फंक्शन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अबाउट द पार्टिकल। जो वेव फंक्शन का हम स्क्वायर करते हैं वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल ना। वेव फंक्शन का जब स्क्वायर किया जाता है तो वो बताता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर स्पेस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जाई एक्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कुछ इस तरह से करेंगे तो हमें बताता है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द पार्टिकल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन डिस्क्राइब्स द, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बताती है, मैटर वेव का बिहेवियर बताती है। स्प्लिटिंग ऑफ एटम नहीं बताती, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेव, मोशन ऑफ द लाइट भी नहीं, बल्कि बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स। जो मैटर के साथ वेव एसोसिएटेड है उसी से तो हमने वो निकाला ना, वेव इक्वेशन का सोल्यूशन, वेव इक्वेशन निकाली देने उसके सोल्यूशन से पता सब कुछ किया। तो यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है बिहेवियर ऑफ मैटर वेव्स बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास अ डाइफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ बीम ऑफ रेड लाइट, व्हाट हैपेंस इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय द ब्लू लाइट। तो हमारे पास जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न के लिए फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, लैम्डा डी बाई डी। वो कह रहे हैं कि अगर वेवलेंथ को रेड से रिप्लेस कर दें ब्लू तक, हमें पता है कि जो रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और जो ब्लू लाइट की वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। तो अगर रेड लाइट को ब्लू लाइट से चेंज कर दिया जाए तो वेवलेंथ डिक्रीज हुई है। ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फ्रिंज विड्थ द डाइफ्रैक्शन बैंड बिकम नैरो एंड क्राउडेड। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स-रेज कैन नॉट डाइफ्रैक्टेड बाय मींस ऑफ द ऑर्डिनरी ग्रेटिंग बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट वेवलेंथ, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जिस वजह से शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से वो डाइफ्रैक्ट नहीं हो पाते ऑर्डिनरी ग्रेटिंग से। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिनो हैव द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ, न्यूट्रिनो हमारे पास चार्जलेस होता है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जीरो। न्यूट्रिनो इज अ चार्जलेस पार्टिकल। ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि वो इंटरेक्ट नहीं करता ना, जो न्यूट्रिनो है वो इंटरेक्ट नहीं करता मैटर के साथ। हमने न्यूट्रिनो के प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी देखा है। तो यहाँ अगर इंटरेक्ट नहीं करता तो इट हैज़ नो चार्ज। ठीक है, जीरो चार्ज। तो हमारे जो एमसीक्यूज है वो यहीं पे ही अभी एंड करते हैं। इसके अलावा लाइक अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, अपडेट्स मिलते रहने चाहिए अगर आपको चाहिए हो तो लाइक आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज भी हमारा फॉलो कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।